अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मिनाहिल शेख और आप देख रहे हैं चैंपियन का फैसला। व्यूअर्स, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 352 रन्स का बड़ा हदफ कैंगरूज ने 15 गेंदों पहले ही हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी टूर्नामेंट की तारीख का सबसे बड़ा हदफ हासिल किया। जॉश इंग्लिस ने 86 गेंदों पर 120 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये जो धमाकेदार धुएंधार मैच हुआ था वो हमारे अपने ही लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में हुआ था। तो आए सबसे पहले आपको इस धुएंधार मैच की कुछ अहम झलकियां दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, आपने देखा कि आज का मैच क्या अमेजिंग मैच था। हमने दोनों साइड्स देखा कि जो मॉडर्न क्रिकेट की बात होती है वो दोनों साइड्स ने बखूबी निभाया। इस सब को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? सर, सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि आपकी फेवरेट टीम जो है उसने मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। जब मैं मैच देख रही थी और जब मैंने देखा कि अच्छा 350 प्लस हो गया, मैंने कहा ठीक है, सर की प्रेडिक्शन ठीक होती जा रही है, इंग्लैंड ही जीतेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है। बट उसके बाद व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय ऑस्ट्रेलिया। मतलब आई थिंक अगर जो भी वो मैच देख रहा था उसको ना उसके रोंगटे जरूर खड़े हुए होंगे कि क्या उन्होंने आके बैटिंग की है। इसमें कोई शक नहीं है। आई थिंक यही परफॉर्मेंस ही मेरी प्रेडिक्शन को जो है वो ख़राब कर सकती थी जो उसने किया, क्योंकि आई थिंक 351 रन्स जो हैं वो आई थिंक हाईएस्ट चेज़ है तारीख़ में पहली मरतबा आईसीसी के इवेंट में। सो इस किस्म का रिकॉर्ड करके ही ऑस्ट्रेलिया जो है वो ये कर सकता था। और दूसरी जो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ मुझे ये देखने में आई कि 5 उनके टॉप स्टार्स मिसिंग थे इस स्क्वाड में, और उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड की एक स्ट्रॉन्ग टीम को जिस तरीके से बीट किया। ठीक है, हम सब कह दें कि जी ड्यू फैक्टर भी था, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन 350 का जो हदफ है उसको अबूर करना, इस बैटिंग जिस तरह की बैटिंग की गई, और बॉलिंग में मैं देखता हूँ कि इंग्लैंड स्ट्रगल करता रहा। वो नेचुरल था कि क्योंकि गेंद जो है वो सही तरीके से उनके हाथ में ग्रिप भी नहीं हो रहा था, फुल टॉसेस हो रही थी, कभी कभी ओवर पिच भी हो जाती थी, कभी शॉर्ट बॉल हो जाती थी। लेकिन आई थिंक क्रेडिट तो पूरा ऑस्ट्रेलिया को देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जिस तरीके से वो जीते हैं तो अब वो एक बहुत बड़ी थ्रेट बन गई है इस टूर्नामेंट में कि फेवरेट्स में उसको शुमार किया जा सकता है। बिल्कुल सर, ऑस्ट्रेलिया तो ठीक है, हम फेवरेट्स में शुमार कर लेते हैं, बट मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि बेन डकेट की इनिंग्स 165 फ्रॉम 143 बॉल्स, और ये इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोर है चैंपियंस ट्रॉफी की अब तक की जितनी भी हिस्ट्री है। अनफॉर्चुनेट वो ये है कि उन्होंने इतना अच्छा स्कोर बोर्ड के ऊपर डाला बट फिर भी उनकी साइड लूजिंग साइड बनी। तो आप बेन डकेट की बैटिंग को आज कैसे देखते हैं? आउटस्टैंडिंग बैटिंग। मैं फील करता हूँ कि बेन डकेट जो है वो इंग्लैंड के लिए एक बहुत ही टॉप क्लास बैट्समैन, शॉर्टर वर्जन में, इवन वो टेस्ट क्रिकेट में भी इसी तरीके से खेलते हैं, लेकिन आज जिस किस्म की उन्होंने इनिंग खेली, और इंग्लैंड को इस चीज़ का पूरी तरह से एहसास था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रन्स करने पड़ेंगे अगर हमने डिफेंड करना है, क्योंकि उनको पता था कि ड्यू फैक्टर जो है वो जब इन प्ले होता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है बॉलिंग। और ये जितने प्लेयर्स हैं ये सब PSL में भी खेल चुके हैं, तो इनको बहुत अच्छी तरीके से आइडिया है कि पाकिस्तान में कंडीशंस क्या होती हैं क्या नहीं। लेकिन देखिए जो सबसे बड़ा फ़र्क है, आप देखें कि जो ऑस्ट्रेलिया ने आउटस्टैंडिंग कैचेस किए, क्योंकि इंग्लैंड एक वक्त में ऐसे लग रहा था कि ये 380 390 तक कर जाएगी, लेकिन वो जो विकेट्स गिरने की वजह से, जो आउटस्टैंडिंग कैचेस करने की वजह से इनको 351 पे रिस्ट्रिक्ट किया। उसके बरक्स अगर आप देखेंगे इंग्लैंड ने क्रूशियल मौकों के ऊपर कैचेस ड्रॉप किए। सो जो डिफरेंस फील्डिंग का आता है ना, वो मैच को भी उसके रिजल्ट्स को चेंज कर देता है। तो मेरे अपने नज़दीक इंग्लैंड की फील्डिंग आज उतनी मयारी नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया बावजूद इसके कि उनको उतनी ज़्यादा मार पड़ रही थी, उन्होंने अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखा, और जहाँ उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली उन्होंने उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया और कैचेस बड़े अच्छे लिए। सर, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग साइड पे आएँ तो रिमार्केबल वंस अगेन उन्होंने दिखाया कि आप इनिंग्स कैसे बनाते हैं, आप एक हाई टोटल कैसे चेज़ करते हैं। सर, अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के हर प्लेयर का स्ट्राइक रेट आपने देखा है अबव 100।
ठीक है, हम उनको देख लें, लैबुशन को देख लें। 47 रन्स फ्रॉम 45 बॉल्स, 104 के स्ट्राइक रेट से खेले। जॉश इंग्लिस 120 फ्रॉम 86 बॉल्स, 139 के उस पर खेले। एलेक्स केरी ने भी उनको हेल्प दी, 69 उन्होंने रन्स बनाए फ्रॉम 63 बॉल्स, अगेन 109 के स्ट्राइक रेट से। मतलब अमेजिंग, उनका मिडल ऑर्डर वो सो कम्पैक्ट, वो रेडी था। अगर तो उनका जो है ओपनर्स, उनके ट्रेविस हेड और स्टीवन स्मिथ जो उनके कैप्टन है, वो फेल हुए भी तो बाकियों ने इस चीज़ का प्रेशर नहीं लिया, बल्कि वो हार्ड हिटिंग की तरफ गए। शुरू तक तो मैच लग रहा था शायद इंग्लिश के फेवर में होगा, बट देन उनका मिडिल ऑर्डर वाज अमेजिंग आज। देखिए, जब भी आप किसी टीम को अगर मेजर करते हैं कि टीम में क्या काबिलियत है क्या नहीं है, वो ये है कि वो किसी एक या दो प्लेयर्स पे डिपेंड नहीं करते। ट्रेविस हेड उनका मेन स्टे था। अगर आप पिछले एक साल उठा के देखेंगे, जहाँ जहाँ ट्रेविस हेड ने रन्स किए वहाँ वो टीम जीती है। आज ट्रेविस हेड फेल हुए, आज स्मिथ फेल हुए, और उसके बावजूद आप देखेंगे जो रिमेनिंग बैट्समैन थे 5, 6 और 7, उनका अगर आपने उसका मैक्सवेल का स्ट्राइक रेट नहीं बताया जो 200 से ज्यादा है, उसने तो आते ही जो मैच का पांसा पलट देते हैं। तो मैं यही देख रहा था कि आप देखें कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट है वो कहाँ जा चुकी है, और हम क्या उससे मैच कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये बाद में बात करेंगे। लेकिन जो मुझे अभी तक जो भी सिलसिला नजर आया है, आपकी ये जो की पोजीशंस है 5, 6 और 7, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब तो इररिस्पेक्टिव जो भी मैचेस हो रहे हो, आपका स्ट्राइक रेट राउंड अबाउट 100 के करीब होना चाहिए वनडे क्रिकेट में, और उससे ज़्यादा होना चाहिए 125, 130 प्लस आप जब T20 क्रिकेट खेलते हैं। सो आज ये सबको सामने नज़र आ गया कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट है वो कहाँ से कहाँ चली गई है। इवन 350 रन्स जो कि एक विनिंग टारगेट समझा जाता था, जितनी मर्जी क्रिकेट हो, लेकिन वो भी अचीवेबल है। वो भी अचीवेबल है विद बॉल्स इन हैंड, 15 बॉल्स रिमेनिंग, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप देखेंगे जो दो पार्टनरशिप्स जब स्मिथ आउट हुए उसके बाद देखेंगे उसकी जो इंग्लिश की और कैरी की जो पार्टनरशिप हुई, वो भी काफ़ी उसने एक रन रेट भी बढ़ाया, और उसके बाद जैसे ही मैक्सवेल और वो आते हैं, कैरी आउट होते हैं, तो ऐसा फील हो रहा था कि फिर इंग्लैंड जो है वो हावी हो जाएगी। लेकिन मैक्सवेल ने आते ही गेम को जिस तरीके से टर्न किया, उन्होंने मैच को बिल्कुल उसमें रख दिया, और बेचारे बेन डकेट की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी उसकी टीम को ना जिता सकी, और वो लूजिंग एंड पे रहे। आई थिंक उनकी जो ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस किस्म के पिचेस जो जहाँ बाउंसी ट्रैक्स होते हैं वो बहुत अच्छा खेलते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो पिचेस है ना, उनमें बाउंस अच्छा होता है, तो इसलिए इनके पुल शॉट्स, इनके कट शॉट्स जो हैं वो बड़े अच्छे होते हैं। जो जैसे कि आज आपने देखा कैरी ने जिस तरीके से खेला, जिस तरीके से इंग्लिश ने खेला, सो ये भी एक रीज़न था कि जब ट्रू बैटिंग पिच हो जिसमें थोड़ा सा बाउंस हो, तो ऑस्ट्रेलियन बैटर्स जो है ना, उनको काबू करना इतना आसान नहीं है। अच्छा सर, जहाँ पर हम इंग्लैंड के बेन डकेट को सराह रहे हैं, वहाँ पर क्या ये कहना ठीक होगा कि जो उनके कैप्टन हैं जॉस बटलर, उनकी जो कैप्टनसी थी उसके ऊपर आज एक हम सवालिया निशान उठा सकते हैं? उन्होंने सही डिसीजंस नहीं किए, इसलिए इंग्लैंड इस तरह हारा। मतलब इतने करीब हो के भी फिर भी वो हार गए जब वो अपना बॉलर्स भेज रहे थे। देखिए, आप हेल्पलेस हो जाते हैं एट टाइम्स जब आप देखते हैं कि आप जो भी प्लान कर रहे हैं और वो आपके लिए पे नहीं कर रहा, और उसका एक बड़ा रीज़न डेफिनेटली आपकी वेट कंडीशंस भी थी। लेकिन देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ तो आई ना। हम उसको ठीक है, इस वक्त वो मैच हार गए तो हम बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं कि जी जो फील्ड प्लेसमेंट्स थी, जब हम देखते थे कि मिड ऑफ और मिड ऑन ऊपर रख के उन्होंने बॉलिंग की, जो कि डेथ ओवर्स में नॉर्मली आपका एक आध फील्डर तो बाहर होता ही है, आपका डीप मिड ऑफ या डीप मिड ऑन, और जब आखिर के 10 ओवर्स के बाद, यानी जब 40 ओवर के बाद वाले में, तो आपके पास 5 फील्डर्स होते हैं, तो पांचों फील्डर्स को आप ऐसी जगह पे प्लेस कर सकते हैं जहां पर ज़्यादातर बाउंड्री की सूरत में बॉल जा सकती है। सो इसके ऊपर तो डिबेट हो सकती है कि उन्होंने वो नहीं किया, लेकिन बावजूद इसके आप देखिए अपॉर्चुनिटीज़ तो आई ना, कैचेस आए। आप आर्चर ने जो कैच छोड़ा, इसके अलावा एक और 2 अपॉर्चुनिटीज़ आई थी जो उन्होंने अवेल नहीं की। तो कैचेस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जब ख़ास तौर पर टीम चेस कर रही हो और वो पूरी तरह आपके ऊपर हावी हो, तो एक आध हाफ चांस ही देगी। देखिए ना, इन्होंने भी तो चांसेस दिए, ऑस्ट्रेलिया ने उसको ग्रैब किया, क्योंकि इनको एक वक्त में, जैसे हमने बटलर की बात की और दूसरे जो इनके बैटर से लिविंगस्टन, ये वो सब बहुत पावर हिटर हैं, वो भी बाउंड्रीज को क्लियर करते हैं। लेकिन जहाँ भी उन्होंने एयर में खेला, आई थिंक 1-2 डाइविंग कैचेस हुए हैं जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत आउटस्टैंडिंग थे। सो ऑस्ट्रेलिया डिज़र्व करती है कि आज वो जो मैच जीती है। आई थिंक हम तो क्रिकेट देख
देखते हैं, हम इसलिए ये प्रेडिक्ट करते हैं कि हम वे करते हैं कि जी कौन सी टीम स्ट्रांग है, कौन सी टीम वीक है, कौन सा शोबा जो है किसका मजबूत है, तो सामने रखते हुए हम करते हैं। 350 मेरे नज़दीक इट वाज अ विनिंग टारगेट। 350 वाज डेफिनेटली विनिंग टारगेट अंटिल अनलेस ऑस्ट्रेलिया आई और फिर उन्होंने अपनी धमाकेदार बैटिंग दिखाई। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए चैंपियन का फैसला ओनली ऑन नियो न्यूज़। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं चैंपियन का फैसला। जी व्यूअर्स, हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि आज क्या अमेजिंग मैच हुआ है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में। हारून साहब, मैं आपसे यहाँ पे ये डिस्कस ज़रूर करना चाहूँगी कि आज लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो मैच हुआ है, जिस मर्ज़ी से पूछें, शायकीन क्रिकेट से पूछें, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर देखें, तो लाहौर के जो क्राउड को वो बहुत अच्छे तरीके से सराहा जा रहा है। लोगों को ये कहा जा रहा है कि बेशक पाकिस्तान का अपना मैच नहीं था, पाकिस्तान नहीं खेली थी, बट क्राउड जो था वो पूरा भरा हुआ था, कज़ाफ़ी स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इससे अच्छी साइड तो हो ही नहीं सकती। देखें, पाकिस्तान के जो अवाम है वो डिप्राइव्ड है, वो इंटरनेशनल स्टार्स को अपने करीब से देख नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। लेकिन जब से अब टीमों ने आना शुरू किया हुआ है तो पाकिस्तानी जो पैशनेट फैंस हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि हम क्रिकेट से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और इसीलिए इर्रेस्पेक्टिव जो भी टीम खेल रही हो, हम ग्राउंड पे जाके उनको हम उनकी दाद देंगे, उनकी अच्छी क्रिकेट की दाद देंगे। और आज जैसे कि हमने देखा, इससे अच्छा मैच क्राउड को अपने सामने, और वो भी लाइव देखने को नहीं मिल सकता। सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू लाहौर क्राउड जिन्होंने आकर आज जो है 4 चांद लगा दिए इस मैच को। सर, चलें, लाहौर में तो आज 4 चांद लग गए। कल बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है पाकिस्तान वर्सेस भारत का दुबई में, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आज पाकिस्तान टीम जो है वो प्रैक्टिस करती हुई नज़र आई है, वो हम दिखाते भी चलेंगे अपने ऑडियंस को। प्रैक्टिस तो वो कर रहे हैं, लेकिन उस प्रैक्टिस को देख के आपको क्या लगता है, कैसा मोराल है, कैसी उनकी तैयारी है? देखिए, मोराल तो अच्छा ही होना चाहिए। सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए कि जो भी पीछे बैड चीज़ें हुई हैं, बुरी चीज़ें हुई हैं, आप हारे हैं उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको नया मैच है, नया देना है, और मैच भी अगेंस्ट इंडिया है, और इन सबको पता है कि इंडिया के ख़िलाफ़ जो भी अच्छी परफॉर्मेंस दे के और जीत जाते हैं तो वो ऐसा प्लेयर हीरो बन जाता है। आपको बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ। जावेद मियांदाद की मिसाल दे सकता हूँ कि आखिरी बॉल पे छक्का मार के उन्होंने किस तरीके से अपने आप को मनवाया, और उसके बाद जो 1 रन तौसीफ अहमद ने लिया था वो भी सबको याद है। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया के ख़िलाफ़ जब भी आप परफॉर्म करेंगे तो आप एक स्टार बन जाएंगे ओवरनाइट। सो इसलिए पाकिस्तान तो एक को इस एंगल से मैं देखूं तो ये है कि पाकिस्तान को अच्छा करना चाहिए। दूसरा, जो मैं अगर दोनों टीमों को वे करता हूं तो ऑब्वियसली बीइंग अ क्रिकेटर मुझे ये कहना पड़ेगा कि पाकिस्तानी टीम को इतनी ज़्यादा मुझे मजबूत नज़र नहीं आती इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल बैलेंस ऑफ द टीम, ओवरऑल बैलेंस ऑफ द प्लेइंग 11, वेयर एज इंडिया की ओवरऑल प्लेइंग 11 जो है ना वेरी वेल बैलेंस्ड है। उनके पास स्पिनर्स भी मौजूद हैं, जेन्युइन स्पिनर्स मौजूद हैं, उनके पास जेन्युइन फास्ट बॉलर्स एंड ऑलराउंडर्स मौजूद हैं। वेयर एज हमारे पास जेन्युइन फास्ट बॉलर्स तो हैं, एक स्पिनर है, बाकी हमारे पास पार्ट टाइमर्स हैं। उसके बाद हमारी बैटिंग में वो डेप्थ नहीं है, जैसे भी हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि 5, 6 एंड 7 पे देखें, बहुत एक्सप्लोसिव बैट्समैन हैं दुनिया की दूसरी टीमों के पास। वेयर एज हमारे पास कन्वेंशनल बैट्समैन तो हैं, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर सकते इनटू अपने स्ट्राइक रेट को आप 70 पे, 80 पे, या आपको 85 पे, 83 पे नज़र आएंगे। वेयर एज आपने दूसरों को देखा कि वो सिचुएशन की डिमांड को सामने रखते हुए 100 भी खेल रहे हैं, 130 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, 115 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, मैक्सवेल तो 213 के स्ट्राइक रेट से खेले। सो ये वो चीज़ें जिसको ओवरकम करना होगा। लेकिन दुबई की अगर मैं क्रिकेट की जो पिच की सूरत हाल देखता हूँ तो ऐसा होना मुमकिन नहीं है दोनों तरफ से, क्योंकि वो पिच थोड़ी सी रफ है, वहाँ स्पिन होता है, बॉल थोड़ा सा रुक के आता है, तो जिस तरह की फ्री आपको स्कोरिंग यानी जो हिटिंग आपको यहाँ नज़र आई मे भी वहाँ नज़र ना आए। वहाँ पर 262 अगर 70 कोई भी टीम कर जाएगी तो दूसरी टीम के लिए बड़ा मुश्किल होगा। और पाकिस्तान के बैटर्स को तो मुकाबला करना ही पड़ेगा इंग्लैंड की टॉप क्लास बॉलिंग का, क्योंकि उनके पास स्पिनर्स भी हैं, उनके पास फास्ट बॉलर्स भी हैं। आपने देखा कि उन्होंने अटैक करके स्लिप और गली के साथ
साथ उनके स्पिनर्स ने बॉलिंग की। ऑलमोस्ट उनका एक बॉलर जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक कर चला था अगर वो रोहित शर्मा को कैच ना छोड़ दें। सो पाकिस्तान को डेफिनेटली टारगेट करना पड़ेगा जब अगर वो बॉलिंग कर रहे हैं कि आप टॉप ऑर्डर बैट्समैन को जितनी जल्दी आप आउट कर सकें। 10-15 ओवर्स में 2 से 3 या 4 विकेट आप ले लेते हैं तो इंडियन थोड़ी सी डिफेंसिव पे जा सकती है और आप उनको एक साइजेबल राउंड अबाउट 200-225 के हदफ पे आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एंड देन फिर आपकी बैटिंग का टेस्ट होगा, क्योंकि 200 और 225 भी इंडिया की बॉलिंग के खिलाफ कोई इतना बड़ा मतलब उनके लिए बहुत बड़ा हदफ होगा वो अबूर करना। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ऑब्वियसली बीइंग अ पाकिस्तानी हम अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे। आई थिंक हम तो ऑल आउट जाएंगे कि अब पाकिस्तान जीते। और अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखेंगे ना, इफ्स एंड बट्स के साथ ही पाकिस्तान की टीम चलती है। इवन 92 का वर्ल्ड कप भी आप इसीलिए जीते थे कि बारिश हो गई, एक पॉइंट मिल गए तो आप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। सो आई होप कल इंशाल्लाह पाकिस्तान का दिन हो। सर इंशाल्लाह हम तो होप कर रहे हैं। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं चैंपियन का फैसला। जी व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे कि कल बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है पाकिस्तान और भारत का। हारून साहब, पाकिस्तान अगर तो टॉस जीत जाता है तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान को पहले क्या करना चाहिए, बैटिंग या बॉलिंग? देखिए, जो मैं आकिब जावेद जो कि कोच है पाकिस्तान के, उनका आज मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था जो कह रहे थे कि हम फास्ट बॉलिंग के ऊपर अपना पूरा जोर देंगे, उसी पर हम इन्हिसार करेंगे कि वो हमें मैच जिताएगी। और पाकिस्तान की बैटिंग आपको पता है हमेशा से ब्रिटल होती है, तो ऐसी सूरत में कोशिश यही की जाती है कि जो पिच की अच्छी कंडीशंस है ना, वो पहले बैटिंग करके उसका फ़ायदा लिया जाए। उससे ये होगा कि अगर जितने भी रन्स करेंगे तो इंडिया को वो रन्स करने पड़ेंगे। फॉर इंस्टेंस अगर आप 225-230 भी करते हैं, पाकिस्तान की बॉलिंग इस किस्म की है जैसे कि वो फास्ट बॉलिंग का जिक्र करते हैं, क्योंकि सेकंड टाइम थोड़ी सी पिच में वेयर एंड टियर भी होता है जिसकी वजह से बॉलर्स को थोड़ी हेल्प मिल सकती है। सो एक तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान टॉस जीता तो बैटिंग ही करेगा। इंडिया के लिए कोई इशू नहीं है, इंडिया चाहे बैटिंग करे या बॉलिंग करे, क्योंकि उनकी दोनों जो चीज़ें हैं वो मजबूत हैं। उनकी बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है। अगर वो पहले बैटिंग करते हैं तो वो अपने जहन में 250, 260 या मे बी 270 का अपने जहन में रखें। और अगर वो पहले बॉलिंग करते हैं तो पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पास स्पिनर्स भी हैं तो पाकिस्तानी बैटर्स के ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। अर्ली अगर स्टेजेस के ऊपर पाकिस्तान के 10 ओवर में 2 से 3 विकेट्स अगर वो ले लेते हैं, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। और सर ऑब्वियसली हमारी तो यही प्रेडिक्शन है कि इंशाल्लाह कल पाकिस्तान जीते। जी व्यूअर्स, यहाँ तक खाली था वक्त हमारे प्रोग्राम का। एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कल बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है, सुबह मिलेंगे आपसे और प्री मैच डिस्कशन करेंगे। देखते रहिए नियो न्यूज़।